अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज का हमारा लेसन है 6। जैसे कि आपको पता है कि एपी ने 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट को, जिसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि फ़ॉलो की जाए। अगर नहीं फॉलो किया जाता तो लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। तो लेसन इसका जो पॉइंट नंबर 4 है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉमेंट वगैरह भी कर दिया करें। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, जब भी साइकोलॉजिस्ट को जब भी वो किसी क्लाइंट के साथ काम करे तो उसको चाहिए कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी ब्रीच ना करे। और उसको ये एडवाइस किया जाता है रिसर्चर्स को कि वो जब भी रिसर्च करें तो वो कोड्स असाइन कर दें पार्टिसिपेंट्स को, ताकि उनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उनकी जो भी प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो। इस तरह डिस्कसिंग द लिमिट्स ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, जब भी आप किसी पर्सन के साथ काम करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपका जब कायम हो तो आपको चाहिए कि एक बाउंड्रीज सेट कर दी जाए कॉन्फिडेंशियलिटी की। इतनी बाउंड्रीज है, इससे ज़्यादा आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेक नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट को वो कह दें ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए वो डिस्कस करे लिमिट्स कॉन्फिडेंशियलिटी के, बाउंड्रीज़ के। वो इतनी लिमिट्स होनी चाहिए, इतनी फॉर एग्जांपल है कि अगर जो बच्चा है अगर वो रिसर्च में इन्वॉल्व है तो उसके पेरेंट्स से कंसेंट लिया जाए पहले। Psychologists also have to ensure that they foresee the use of information generated through their psychological activities. For example, अगर लीगल मैटर्स में या किसी भी लीगल स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्वमेंट है तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो फिर उसमें तो ज़ाहिर बात है कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है तो फिर उसको ब्रेक करनी ही पड़ती है जजेस के सामने या लीगल मैटर्स में। तो फिर वरना आगे कैसे वो अपने जो है ना जजेस आगे कैसे वो कुछ पास आउट करें, ऑर्डर कैसे देंगे। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल मर्डर कर रहा है तो वो साइकोलॉजिकल उसके कोई मसले हैं, मतलब कुछ होता है ना ऐसे, तो उसको जो साइकोलॉजिस्ट है जब वो पूरा उसको देखे केस को, उस बंदे के साथ उसकी मतलब देखिए उस बंदे को, तो उसको चाहिए कि जो भी लॉ है उसके सामने सारा कुछ ओपनली रख दे। जब भी डाटा किसी फ़ोन या रिकॉर्डिंग्स में यूज़ किया जाए तो can't be used in any foreseen situation. The psychologist must inform, जब जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं यूज़ किया जा सकता जब तक केस जो भी क्लाइंट है उससे जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी के लिमिट्स आपने ना आए, और जो भी लिमिट्स उस वो तय करे तो वो उससे चाहिए कि आपको चाहिए कि आप एक रिटन एग्रीमेंट उससे करें कि हाँ मैं इतनी जो है ना आपकी लिमिट्स जो है ना वो ब्रीच कर सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी की और इतनी नहीं कर सकता। एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो मैंने ये दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ और बीच में कोई ना कोई आ जाता है, जब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करती हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग ही आधी वहीं पर रह जाती है। यही रहता है पाकिस्तानी सोसाइटी में, यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट हो सकता। अच्छा, रिकॉर्डिंग की तरफ आ जाते हैं। अब आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब कोई भी वॉइसेस या इमेजेस या कोई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो पहले ही परमिशन ले उस बंदे से या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। लेकिन अगर वो जो है ना जो भी कोई भी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो पार्टिसिपेंट की परमिशन के बगैर नहीं ली जा सकती। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जैसे कि जुडिशल या कोई लॉ के थ्रू को तो आप जो है ना फिर वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें आपको उनकी जो है ना परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिनिमाइजिंग इंट्रूजन ऑन प्राइवेसी, इंट्रूजन का मतलब होता है मुदाखलत। वही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ली जा सकती है जो कि उस जो भी आपका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो भी पर्टिकुलर आप रिपोर्ट पेश कर रही हैं उसकी नीड के मुताबिक जो भी होगी वही आपकी रिपोर्ट में, रिटन रिपोर्ट्स में या ओरल रिपोर्ट में वही उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही दी जाएगी। A psychologist only reveals pertinent information about the client's problem in the report. जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन जो है ना रिपोर्ट में लिखेगा जो कि क्लाइंट्स के प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हो, उसका डिसऑर्डर उस पर फोकस हो और बैकग्राउंड जो है ना उसकी जो बीमारी है उसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से निकला है, पस मंज़र क्या है, तो वो वही रिपोर्ट में सिर्फ सारा पेश करे। Confidential information obtained in the work it is discussed only for the appropriate, जो भी confidential information है वो सिर्फ और सिर्फ appropriate scientific और professional purposes के लिए ही यूज़ की जाए, and strictly with concerned person, और सिर्फ वही concerned person के साथ ही जो है ना वो डिस्कस की जाए। और इन शॉर्ट ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करें वो रिसर्च के लिए यूज़ हो सकती है या उस बंदे की थ्योरेटिक
पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जा सकती है या उसके रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ कर सकती है, लेकिन आप किसी भी क्लाइंट को या पार्टिसिपेंट को आप लेबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि लोग किसी को अगर कोई मेंटल बीमारी है तो उसको पागल के तौर पर लेबल करने लग जाते हैं, तो ऐसे आपने उसको लेबल नहीं करना। ये साइकोलॉजिस्ट लेबलिंग नहीं करते किसी की भी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, साइकोलॉजिस्ट में डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद द अप्रोप्रिएट कंसेंट। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि जो भी वो इंफॉर्मेशन ब्रीच कर रहा है तो वो उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल थेरेपी है तो आप उस बंदे से जो है ना कंसेंट लें, फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। और जो भी उससे रेलिवेंट पर्सनस हैं, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से या कोई भी बंदा उससे रेलिवेंट है तो आप उससे रेलिवेंट इंसान से जो है ना आप डिस्कस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रीच कर सकते हैं। या वो बंदा जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या किसी और के लिए हार्मफुल है या अपने आप के लिए वो हार्मफुल है, सोसाइटल थाट्स उससे आते हैं, तो आप जो है ना उससे जो भी रेलिवेंट लोग हैं आप उनसे जो है ना उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। और साइकोलॉजिस्ट जब लॉ की बात आती है तो वहाँ पर किसी भी जो है ना कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना बतानी ही पड़ती है फॉर वैलिड पर्पसेस सच एज टू प्रोवाइड नीडेड प्रोफेशनल सर्विसेज, obtain appropriate professional consultations, protect the client, patient, psychologist or others from harm, obtain payment for services from a client patient। जैसे हमने पिछले में पढ़ा कि जब क्लाइंट ही पेमेंट नहीं देता तो फिर आप तब भी लॉ के आगे जाके अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं कि ये मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, तो इसलिए भी आप उनकी जो है ना कि मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो आप तब भी ब्रीच कर सकते हैं। कंसल्टेशंस, जब भी क्लाइंट जो है साइकोलॉजिस्ट जो है अपने, जैसे कि आपने देखा है कि टीचर्स जो है ना अपने स्टूडेंट्स के बारे में कंसल्ट कर रही होती हैं, आपस में बातें कर रही होती हैं, तो उनकी कोई भी इम्प्रूवमेंट या वीकनेसेस के बारे में बात कर रही थी। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट भी अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए जब वो अपने कलीग से बात कर रहे हों या उनसे कोई किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हों या हेल्प लेना चाह रहे हो, तो उनको चाहिए कि आप अपने जो भी क्लाइंट है आपका, उसकी इस तरह इन्फॉर्मेशन ना लीक करें कि उसको बंदे को दूसरे कलीग को आपको पता चल जाए कि हाँ ये वो बंदा है, इसकी आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसानी हो जाए उसे। आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं पूछनी उससे या नहीं बतानी कि दूसरे बंदे की जो भी आपका क्लाइंट है उसको एक्चुअल नेम पता चल जाए, उसकी आइडेंटिटी पता चल जाए। यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स फॉर द डायरेक्टेड और अदर पर्पस, साइकोलॉजिस्ट कभी भी अपनी राइटिंग्स में, कभी भी लेक्चर्स में किसी भी इंसान की जो है ना आइडेंटिटी को ना डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उसको क्या चाहिए, उसको रीज़नेबल स्टेप्स लेने चाहिए उस बंदे के डिस्गाइज करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को डिस्गाइज करने के लिए कि दूसरे बंदों को उसकी जो है ना उसकी पर से उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। और जो या तो फिर क्या करे, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लीगली रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट उसका हुआ हो, को कंसेंट दी गई हो, दे हैव लीगल ऑथराइजेशन। एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स, अवॉइडेंस ऑफ फॉल्स और डिसेप्टिव स्टेटमेंट, साइकोलॉजिस्ट को कभी भी ये नहीं कि वो डू नॉट नोइंगली, कभी अनइंटेंशनली जो है ना वो पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं उसको बनानी चाहिए कि जिस बारे में उसको पता नहीं है और वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देने लग जाए जो कि फॉल्स हो, डिसेप्टिव हो, या उससे कोई ताल्लुक ना हो, उससे कोई डायरेक्ट उसका ताल्लुक ना हो या वो डायरेक्टली उस मैटर में इन्वॉल्व ना हो, तो उसको कभी भी अपनी ओपिनियंस और अपने स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। The psychologists do not make false, deceptive, or fraudulent statements concerning their training, experience, or competence, academic degrees, credentials, institutional or association affiliation, services, fees, publication, or research finding। तो उनको डिसेप्टिव स्टेटमेंट अपनी इनमें भी नहीं लिखना चाहिए, रिसर्च फाइंडिंग्स वगैरह में, रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी उनको इस तरह नहीं लिखना चाहिए, स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। साइकोलॉजिकल जो पाकिस्तान में हमने देखा गया कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अक्सर जो है ना वो बगैर लाइसेंस के काम कर रहे होते हैं। जब भी उनको चाहिए कि काम करे तो उनके पास एक लाइसेंस हो, साइकोलॉजिस्ट के पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और जब भी साइकोलॉजिस्ट के लिए आप कहीं पे पढ़ें तो आप एक देखें कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जिस रीजन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनकी डिग्री सर्टिफाइड है, और जहाँ पे आप स्टेट में काम जब करने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं, तो आपके पास साइकोलॉजी का लाइसेंस हो। स्टेटमेंट बाय अदर्स, साइकोलॉजिस्ट को कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि वो जो है ना पेड एडवर्टाइजमेंट करे अपनी,
अपने आप को मॉनिटरी तौर पे अपने आप को पेश करे मीडिया के सामने कि मुझे मीडिया इंटरव्यूज़ हों, किस लिए पैसे देकर वो इंटरव्यू करवाया, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो उसके जो मॉनिटरी जो भी उसका रिसोर्स है वो कब तक अपने आप को पब्लिक इमेज जो है ना वो बना के रखेगा। अगर वो पैसों के थ्रू भी अपना इमेज बनाता है तो कब तक बनाएगा, अगर उसके पास स्किल नहीं होगा, अगर उसके पास एक्सपर्टाइज़ नहीं होगी। तो जो भी अब जब तक आपके पास स्किल और एक्सपर्टाइज़ ना हो, तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट है कि कभी भी दूसरों को जो है ना पैसे देकर अपनी जो है ना इमेज जो है ना शो कराने नहीं चाहिए आपको। Advertising as a public. It is important for the psychologist to keenly observe the advertisement and public statements. अब है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एक्सेट्रा। जब भी साइकोलॉजिस्ट जो है ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वर्कशॉप्स या सेमिनार या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप जो है ना अपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं उससे वर्कशॉप्स वगैरह में। तो जो भी सीनियर साइकोलॉजिस्ट है जो उसको कंडक्ट कर रहा है, तो उसको चाहिए कि जब वो एडवर्टाइजमेंट करे अपनी वर्कशॉप्स की, अपने सेमिनार्स की, तो उसमें पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव दे, बताए कि मैंने ये इसका प्रोग्राम का क्या या उस वर्कशॉप का क्या मकसद है, आप क्या सीखेंगे इसमें, क्या कंटेंट्स हैं आप इसमें जो पढ़ेंगे, फ़ीस क्या होगी, और पार्टिसिपेंट क्या जो है जो भी वो फ़ीस के मुताबिक सीखेगा कि नहीं सीखेगा। तो ये और ये ऑल दीज शुड ऑल्सो बी जस्टिफाइड अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी बहुत ज़्यादा हैवी फ़ीस चार्ज कर रहा है, लेकिन पार्टिसिपेंट जो है ना उनकी वैसी प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस उनको नहीं मिला, तो ये जो है ना इसमें नहीं आना चाहिए। मीडिया प्रेजेंटेशंस। जब भी साइकोलॉजिस्ट कोई पब्लिक एडवाइस या कमेंट पास कर रहा है प्रिंट मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के थ्रू, तो उनको चाहिए कि वो प्रिकॉशंस लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें टू इंश्योर, ताकि इंश्योर दैट देयर स्टेटमेंट शुड नॉट, कि उनकी स्टेटमेंट से ये ना पता चले कि कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप इस बंदे के साथ आपका कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इसलिए आपको चाहिए जब भी पब्लिक स्टेटमेंट दें तो वो बड़े मोहतात होकर दें। जो साइकोलॉजिस्ट है उसको चाहिए कि वो अपनी एथिक्स कोड के साथ कंसिस्टेंट रहे। एंड फाइनली द स्टेटमेंट इशूड बाय द साइकोलॉजिस्ट, और जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसका जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है तो वो थियोरटिकल कंसेप्ट के साथ जो है ना लिंक हो उसका, ये ना हो अपनी तरफ से देने लग जाएगा उसका थ्योरी ना हो, किसके सर पाँव ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे आ रहा है टेस्टिमोनियल्स। साइकोलॉजिस्ट अपने करंट थेरेपी या जो भी लोग क्लाइंट्स थेरेपी ले रहे हैं उनसे आप कम्प्लीमेंट्स के बारे में नहीं पूछ सकते। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द अदर पीपल हु बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और वल्नरेबल टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यही सेम प्रिंसिपल दूसरे लोगों पे लागू होता है जिनका इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, अब जो भी आपसे जूनियर पोस्ट में काम कर रहा है, आपका असिस्टेंट होगा या कोई इंटर्नी होगा, अगर तो आप उनसे जो है ना कभी भी कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो तो आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट ही देंगे ना। इन पर्सन सोलिस्टिकेशन। साइकोलॉजिस्ट कभी भी उन एक्टिविटीज़ में कि डायरेक्टली या थ्रू एजेंट्स कभी भी जो है ना नहीं पार्टिसिपेट कर सकता जिसमें वो किसी बिजनेस को जो है ना फेम पहुंचाए या बिजनेस उसे फेम पहुंचाए। जैसे कि पीआर पैकेजेस, आप एग्जांपल ले लेते हैं, पीआर पैकेजेस जो है ना उसमें ब्लॉगर्स को जो है ना दिए जाते हैं, कोई भी पीआर भेजा जाता है और उनको पता कुछ नहीं होता ब्लॉगर्स को, और वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है ना इसमें क्या है, आपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं, या आप जाएंगे तो या तो वो बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट होगी या तो उसका पर्पस क्या होगा, आपको फेम पहुंचाना। तो इस तरह की जो डीलिंग है, कभी भी इन डीलिंग से जो है ना आपको रिफ्रेन करना चाहिए। However, this prohibition for in-person solicitation does not develop for the following। किसके लिए नहीं लागू होता कि अगर कोई बंदा आपसे जो है ना क्या कहते हैं थेरेपी लेके गया है 1 साल पहले या 6 महीने पहले और उसको बड़ा फ़र्क पड़ा है, तो वो दूसरे बंदे को रेफ़र कर देता है आपको, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है तो दूसरे बंदों को रेफ़र किया, तो इस तरह वो लागू नहीं होता। इसी तरह किसी नेशनल डिज़ास्टर की बात कर लें, कोई फ्लड आया है या कोई ज़लज़ला आया है, फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आया तो वो बंदा जो है ना वो क्राइसिस के थ्रू चला गया, तो आपको कोई दूसरा उसको रेफ़र कर देता है कि आप इन साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, आपके जो मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो रिकॉर्ड्स को बनाए और मेंटेन रखे रिलेटिंग टू देयर प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क इन ऑर्डर टू। इससे क्या होगा, जब वो साइकोलॉजिस्ट बाद में लेटर ऑन जो है ना जब वो डाटा को अगर स्टोर कर लेगा तो वो बाद में जब रिव्यू करने लगेगा तो उसको आसानी होगी।
और शेयर इट विद अदर, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाटा जो है ना मेंटेन हो, स्टोर हो, बोथ हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी, सिस्टमैटिकली दोनों फॉर्म्स में जो है ना डाटा मेंटेन होना चाहिए। और एक क्लिक में इंफॉर्मेशन जो है ना अवेलेबल हो, ये ना बहुत हेक्टिक लगे, ढूंढता रहे और मिले ना, बस एक क्लिक हो और पता चल जाए कि आपने ये कोडिंग थी उस बंदे की, इस कोडिंग के थ्रू आपने, मतलब आपको याद होगा ना कोड जब आपने साइन किए होते हैं रिसर्च में या किसी और में, अगर आप कोई बंदा आपके पास आया तो उसको भी आपने उसकी जो आइडेंटिटी है, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा दूसरे साइकोलॉजिस्ट को, आपको उसकी आइडेंटिटी जो है वो छुपानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। अलाउ फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड एनालिसिस। कुछ देखा है कि जो रिसर्चेज हैं वो रेप्लिकेट हो जाती हैं अक्सर, बार बार में चेंजेस भी आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अब न्यू हमारे पास बीमारी क्या आई है। अब तो खैर ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, फिजिकल बीमारी है, कोरोना वायरस या मंकी पॉक्स आ गया है, अब नई नई आ गई बीमारी। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस तरह ही जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां हैं, इस तरह इसमें चेंजेस आती रहती है, रिसर्च डिज़ाइन में चेंजेस आती रहती है। तो आपने उसके मुताबिक आपने रेलिवेंट डाटा लेना है, उसके मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और देखना है आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आप डायग्नोज कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो आपने ये चेक करना है। जो डाटा वो एक क्लिक पर अवेलेबल हो, इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट्स, इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ के साथ वो प्रैक्टिसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा शुड बी अलाइंड विद लीगल ऑर्डर्स, जो भी लीगल ऑर्डर्स हैं उसके थ्रू जो डाटा है वो उसको स्टोर किया जाए। मेंटेनेंस, डिसएमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए जब भी डाटा को क्रिएट करे, स्टोर करे, एसेस करे, ट्रांसफ़र करे डिफरेंट फॉर्म में, बेशक वो रिटर्न हो, बेशक वो ऑटोमेटेड हो या किसी और मीडियम में, तो उसको चाहिए उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए या वो कोडिंग यूज़ करे या कोई और टेक्निक यूज़ करे कि जो भी बंदा है उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो कभी भी रिवील ना हो। तो जब भी वो ट्रांसफ़र करे डाटा या खुद उसकी जो है ना पोजीशन से ट्रांसफ़र हो, किसी और जगह चला जाए, प्रमोशन हो जाए, तो उसको तब भी उसके रिकॉर्ड्स को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। विद होल्डिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट। अक्सर देखा गया है कि जो क्लाइंट है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है लेकिन जो है ना फीस देता नहीं है अपनी जो भी सर्विसेज ले रहा होता है, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए मे नॉट विद होल्ड रिकॉर्ड इन देयर कंट्रोल। तो साइकोलॉजी जब कोई बंदा जो इमरजेंसी में कोई ले रहा हो तो साइकोलॉजिस्ट मे नॉट विद होल्ड रिकॉर्ड, तो साइकोलॉजिस्ट तब रिकॉर्ड नहीं लेता अंडर देयर कंट्रोल दैट आर रिक्वेस्टेड नीडेड फॉर क्लाइंट्स पेशेंट्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, तो वो नहीं लेता सोली बिकॉज पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। तो उसको चाहिए कि वो रिकॉर्ड रखे। Fees and financial arrangement. Psychologist and the client reach an agreement. अच्छा कहाँ पे थी मैं, बीच में मुझे पॉज करना पड़ गया था। फीस एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। साइकोलॉजिस्ट एंड द क्लाइंट्स रीच एन एग्रीमेंट, किसी एक एग्रीमेंट में वो उनको जो है ना कि मतलब कि जैसे दुकानदार पे माए जाती हैं वो, तो एक उस पर सेटलमेंट हो जाती है, तो उनको भी चाहिए एक चीज़ पे एक प्राइस पे सेटलमेंट हो जाए कि इतनी फीस दूंगा, इससे ज़्यादा मेरे लिए फिजिबल नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट्स को दोनों को उसके मुताबिक जो है ना अपनी सर्विसेज भी साइकोलॉजिस्ट को बतानी चाहिए कि मैंने ये वाली थेरेपी यूज़ करूँगा, ये करूँगा, तो सब कुछ जो है ना, और फीस भी उसके अकॉर्डिंगली उनको किस क्लाइंट्स के लिए भी फिजिबल और उसके लिए भी, ये ना हो कि वो लॉस में चला जाए, उसको बिल्कुल कोई फ़ायदा ही ना हो। तो ये इसमें ये भी होता है कि लॉ भी डिक्टेट कर सकता है कि आपने कितनी फ़ीस लेनी है, आप अपनी सर्विस के मुताबिक फ़ीस लेंगे। और साइकोलॉजिस्ट कभी को ये नहीं चाहिए कि वो मिस रिप्रेजेंट करे अपनी फ़ीस को, बार्टर विद क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स। साइकोलॉजी अक्सर आपने देखा होगा पहले पुराने ज़माने में जब ये मनी का कोई सिस्टम नहीं था तो बार्टर सिस्टम होता था। इसमें ये होता था कि कोई बंदा गंदम देता था, एक बंदे ने गंदम लेनी है तो दूसरे बंदे ने फॉर एग्जांपल चावल लेना है, तो उस बंदे के पास गंदम है तो दूसरे बंदे के पास चावल है, तो आपस में वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। तो इसी तरह क्लाइंट्स और पेशेंट में भी देखा गया कि साइकोलॉजिस्ट में बार्टर ओनली इफ इट इज़ नॉट क्लिनिकली कंट्राडिक्टेड, कि क्लिनिकली ये मना ना हो, द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज, और जो अरेंजमेंट है वो कोई हार्म ना पहुंचा रहे हो या कोई डैमेज ना दे रहे हो। Barter system is not usually practiced and a fee in the form of money is charged.
अमूमन आपने देखा कि अब जो है ना बार्टर सिस्टम नहीं लिया जो है ना यूज़ किया जाता, बल्कि फ़ीस ही चार्ज की जा सकती है। लेकिन बार्टर सिस्टम भी ऑप्ट किया जा सकता है अगर जो है ये ऑप्शन ना हो, मतलब उनके पास फीस की देने के लिए ना हो। Accuracy in reports to peers and funding sources. Psychologists take reasonable steps to ensure the accurate reporting of the nature of the service provided. Psychologist जो है ना steps ले सकता है, जो भी रिपोर्ट वो दे रहा है उसके मुताबिक फ़ीस चार्ज कर सकता है, पेमेंट अपनी सर्विसेज जो है ना उसके मुताबिक जो है ना वो कर सकता है। रेफरल एंड फीस, द पेमेंट टू ईच इज बेस्ड व्हेन साइकोलॉजिस्ट पे रिसीव पेमेंट फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि जब भी वो पेमेंट रिसीव करता है किसी भी फॉर्म में, मतलब पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो उसको चाहिए कि जब उसके साथ जो काम करे, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के साथ बाकी लोग भी काम कर रहे होते हैं, जूनियर्स होते हैं उसके साथ, या सोशियोलॉजिस्ट होता है, या और चीज़ होते हैं, तो वो उनके साथ जो है ना अपनी पेमेंट डिवाइड करे। और पेमेंट जो है ना किस बेसिस पे डिवाइड होगी, स्किल की बेसिस पे डिवाइड होगी, कि जितना किसी ने प्रोफेशनल इनपुट दिया है उसके मुताबिक ही वो फीस देगा, उसके मुताबिक ही जो है ना वो डिवाइड होगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।